Hello, प्यारे viewers. How are you? I hope all of you are awesome. तो क्या करें? Let's begin our topic. और क्या करें? चलो ठीक है. देखो आप अभी तक हमने ये कौन सा चैप्टर कर रहे थे? ये वाला हम कर रहे थे 6th चैप्टर. कौन सा? 6th चैप्टर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का. तो प्रेसिडेंट के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं अभी. और अब ये जब हम प्रेसिडेंट की 2 टाइप्स ऑफ पावर्स होते हैं ना उसके पास, ही हैव द 2 टाइप्स ऑफ पावर्स. फर्स्टली जो नॉर्मल टाइम पीरियड्स की होती हैं और सेकेंडली जो इमरजेंसी टाइम पीरियड्स की होती हैं. तो हमने क्या करा था, ये दोनों टाइप की पावर्स को हमने डिस्कस कर लिया था. अब उनकी जो है देखो, जो जिस टाइप की जो पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट को दी हुई हैं, उन पावर की क्या कमियां रहीं. भाई आपने प्रेसिडेंट को शक्तियाँ तो दे दी इतनी सारी, तो उनका मिसयूज़ भी, मतलब मिसयूज़ तो नहीं बोलेंगे पूरी तरीके से, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई उनके क्या क्या गलत इफ़ेक्ट हो सकते हैं. हाँ, इसके गलत प्रभाव क्या पड़े वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिसे इवोल्यूशन बोलते हैं या मूल्यांकन बोलते हैं. ठीक है, देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये वाला पॉइंट कर रहे थे हम. ये यहाँ से ये हमने सारे ये यहाँ से फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला सब पढ़ लिया था. अभी हम ये पॉइंट कवर कर रहे थे, यहाँ से हमने थोड़ा सा कर लिया था. क्रिटिसिज्म बोल दो या इवेल्युएशन बोल दो ऑफ द इमरजेंसी पावर्स, मतलब इमरजेंसी पावर्स में जिस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसकी आलोचना किस किस बेसिस पर की जाती है वो हम कर रहे थे. ओके, यहाँ से हमने फर्स्ट पॉइंट ये सब कवर कर लिए थे. हम ये 4th पॉइंट पर, मतलब 3rd पॉइंट हमारा हो गया था, 4th पॉइंट करने वाले थे, बट क्या हो गया था, अचानक से वो वीडियो पॉज हो गया, फिर उसकी वजह से ये आगे हुआ ही नहीं. तो उसके लिए सॉरी अगर आपको वहाँ पर थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हुई हो, तो आप यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके, हाँ, तो चलो हम फिर स्टार्ट करते हैं. क्या है हमारा 4th पॉइंट? न्यायपालिका के अधिकारों को सीमित किए जाने की व्यवस्था खतरनाक है. देखो कैसे, ये क्यों है, ये देखो क्या मतलब है इसका सिंपल मतलब है, देखो जब इमरजेंसी टाइम पीरियड होता है ना, तो उस टाइम पर हम देखते हैं ना कि भाई अभी जब भी हमने ये सारे पढ़े हैं, प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में पढ़ा, तो उसमें देखा ना, जब इमरजेंसी इम्पोज होती रहती है हमारे देश में, होती है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे हम जो अधिकार होते हैं, क्या होते हैं, अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है. उल्लंघन नहीं, मतलब अधिकारों को कुछ समय के लिए पॉज कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है. समझ रहे हो? तो निलंबित कर दिया जाता है, तो फिर उनके जो लोगों के जो अधिकार छिने, उन अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ वो अदालत में नहीं जाते ना. सिर्फ जो 21 होता है, आर्टिकल 21, जो कि हमें राइट टू लाइफ देता है, कि भाई जीने का अधिकार देता है, सिर्फ वो हमारा एक्टिव रहता है उस टाइम पे. बाकी सारे अधिकार जो होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं. तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि भाई इमरजेंसी टाइम पीरियड के टाइम जब होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हमारे सारे अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है. उनके खिलाफ हम अदालत में भी नहीं जा सकते. तो अदालत की जो पावर्स हैं वो लेस हो जाती है ना. इससे क्या हुआ, इससे एक मतलब जो इसकी शक्तियां हैं, जो न्यायालय की शक्तियां हैं, उन पर एक तरीके की पाबंदी लगी. तो ये पाबंदी, इस तरीके की पाबंदी ठीक नहीं होती. तो यहाँ पे यही बोला हुआ है. और फिर यहाँ पे 1-2 लाइनें और बोली हुई कि जो 38 अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या कर दिया गया था, उसमें जो ये कि भाई आप लोग क्या नहीं कर सकते, आप लोग अपने अगर इमरजेंसी टाइम पीरियड के टाइम पे आकर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हो गए या जो भी राइट्स हो गए, आप उनके अगेंस्ट वहाँ पे कहाँ कोर्ट्स में मतलब कोर्ट्स में क्या नहीं कर सकते, केस फाइल नहीं करवा सकते, या उसके खिलाफ, मतलब उनके खिलाफ आप जा नहीं सकते. लेकिन जब 44th अमेंडमेंट हुआ था, वो संशोधन हुआ था, तो उस टाइम पर फिर दोबारा से कोर्ट्स ने अलाउ कर दिया था कि भाई जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन जो कोर्ट होगी वो बस उस तरीके से जांच करेगी, वो प्रॉपर तरीके से जांच भी नहीं कर पाएगी उनकी. अगर इमरजेंसी टाइम पीरियड की बात करें, तो वो अगर कोई बंदा जाके अपने खिलाफ, उसके खिलाफ वो करता है, क्या करता है, उसके खिलाफ वो करता है केस दायर करता है, और क्या करता है, अगर करता है तो जो गवर्नमेंट है, मतलब जो ये अदालत वो उस तरीके से ज़्यादा अंदर नहीं घुसेगी, ऊपर देखेगी कि भाई उसके राइट टू लाइफ का तो उल्लंघन नहीं हुआ, या कुछ बस थोड़ी बहुत. तो इस तरीके से इसकी पावर सीमित हुई ना, तो इसलिए ये भी इमरजेंसी टाइम पीरियड के इस बेसिस पर भी आलोचना की जाती है.
क्रिटिसिज्म किया जाता है। ओके, अब फिफ्थ वन की बात करें तो संघीय विरोधी। संघीय विरोधी, देखो संघीय सबसे पहले तो यही हो गया कि क्या होता है, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ वो फेडरलिज्म का क्या सिस्टम होता है, फेडरलिज्म किसे कहते हैं, व्हाट इज व्हाट इज द फेडरलिज्म, क्या होता क्या है वो एक्चुअल, पहले तो यही क्वेश्चन अराइज हुआ। देखो फेडरलिज्म होता है, या संघीय बोल दो, संघीय शासन प्रणाली बोल दो, या फेडरल सिस्टम बोल दो, कुछ भी बोल दो उसको, वो चलेगा। तो क्या होता क्या है, जो जो पावर होती है पूरे देश की, जो पावर होती हैं भाई, देश को चलाने की जो पॉलिटिकल पावर्स होती हैं, उनको क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर देना पावर्स का, वो कहलाता है एंटी फेडरलिज्म नहीं, मतलब फेडरलिज्म कहलाता है। संघीय, जब जो शक्तियां हैं वो राज्य और केंद्र और राज्य में जब बांटी जाती हैं तो उसको बोलते हैं संघीय शासन प्रणाली। समझ रहे हो, जब राजनीतिक शक्तियां केंद्र और राज्य के बीच में बांटी जाती हैं, जिस देश में जहाँ पर केंद्र और राज्य का सिस्टम होता है वो कंट्री फेडरल कंट्री होती है, वहाँ पे फेडरल सिस्टम पाया जाता है, संघीय शासन पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर यही तो हुआ ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई संघीय विरोधी हो जाती है। हाउ इट्स बिकेम अ संघीय विरोधी, देखो कैसे कैसे ये बनती है संघीय विरोधी। देखो संघीय सिस्टम ये हो गया जहाँ पे पावर्स का राज्य और केंद्र में बंटवारा हुआ होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब इमरजेंसी का टाइम पीरियड होता है तो अगर मान लो किसी पर्टिकुलर स्टेट में इमरजेंसी लागू हो गई तो वहाँ की जो स्टेट की पावर है, वहाँ उस राज्य की जो सारी शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास चली जाती है ना। जो ये है हमारे जो प्रेसिडेंट है वो फॉरवर्ड कर देते हैं सारी पावर्स की, भाई उनको केंद्र सरकार को दे देते हैं कि केंद्र सरकार अब इन पर कानून बना सकती है। तो इस तरीके से ये विरोधी हो गया ना, संघीय विरोधी हो गया, क्योंकि जहाँ पे जो राज्य की शक्ति है वो भी केंद्र ही ले रहा है, और फिर राज्य वाला सिस्टम तो खत्म ही हो गया, एकल सिस्टम आ गया वहाँ पे। तो इस तरीके से ये संघीय विरोधी हो गई। समझ रहे हो ना, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप यहाँ पे रीड भी करोगे तो फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे लिखा लिखाया वाला नहीं भी लिखना है, अगर जो मैं बोल रही हूँ अगर आपको वो क्लियर हो रहा है तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश किया कीजिए। ओके, हाँ, अभी 6 पॉइंट करते हैं। 6 पॉइंट क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए नकारात्मक सिद्धांत। क्या है न्यायपालिका, क्या होती है न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी होगी, की स्वतंत्रता के लिए, उसकी स्वतंत्रता मतलब उसकी जो स्वतंत्रता है वो एक तरीके से प्रतिबंधित हो जाती है ना। जो हमारे अदालत होती हैं, जो हमारी जजेस होते हैं, इनको जो पावर्स दी हुई हैं, हमारी जो जुडिशरी है उसको जो पावर्स दी हुई हैं, उनकी जो स्वतंत्रता है वो एक तरीके से प्रतिबंधित हो जाती है। अगर सिंपली हम एक यही एग्जांपल है कि भाई कोई भी इंसान है, अगर इमरजेंसी टाइम पीरियड चल रहा है तो उस टाइम पे उसके सारे अधिकार छिन गए ना, उसके स्वतंत्रता छिन गई ना। मान लो वो कहीं पे भी अपनी मर्जी से कहीं पे भी रेस्टोरेंट्स हो गए वहाँ पे खाना वाना खाने जा रहा है, या कहीं घूमने जा रहा है, कहीं भी जा सकता है, उसे पूरी पावर्स होती है नॉर्मल टाइम पीरियड में। बट इमरजेंसी टाइम पीरियड में उसकी वो सारी पावर्स क्या हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। मतलब ख़त्म मतलब उस टाइम पर थोड़ी सी पॉज कर दी जाती है, निलंबित हो जाती हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जिस टाइम पर वो इमरजेंसी, जब जितने समय तक इमरजेंसी लागू है उस समय तक। तो इस तरीके से क्या हुआ, उस मनुष्य की स्वतंत्रता कम हो रही है ना, उस मनुष्य की जो स्वतंत्रता है उस पर एक तरीके से पाबंदी लग रही है ना। नकारात्मक सिद्धांत मतलब नाव में चीज़ें जा रही है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी जुडिशरी को भी एक तरीके से वही कह रहा है कि भाई जब नॉर्मल टाइम पीरियड होता है तो उस टाइम पर जो जुडिशरी है, जो हमारी ये न्यायपालिका है, वो स्वतंत्र रूप से अपना न्याय करती है, और कोई भी जैसे कुछ उससे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज़ लगती है तो वो सरकार को या कोई भी तो उसको आदेश दे सकती है कि भाई ये संविधान के खिलाफ है, आप इसको ठीक करिए, ये करिए, वो तो आदेश देते हैं खुलेआम, और कुछ भी खुलेआम मतलब सही से करते हैं। लेकिन इस टाइम पर नहीं कर सकते ना, इमरजेंसी टाइम पीरियड पर। जैसे अगर अब इमरजेंसी 44th वो 144th अमेंडमेंट नहीं, 144th कोई वहाँ पे कोई धारा लगाई हुई है, सेक्शन वो लगाया हुआ है उस पर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, और फिर क्या, और फिर उस टाइम पर तो सारे लोगों के अधिकार बंद है ना, वो कहीं भी रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, या कहीं घूमने नहीं जा सकते, और इकट्ठा नहीं हो सकते, ग्रुपिज्म नहीं कर सकते। तो क्या होता है, तो उस टाइम पर उनके अधिकार निलंबित हो रहे हैं। अगर वो जो है अगर ऐसा नॉर्मल टाइम पीरियड में हो रहा होता कि भाई लोगों की वहाँ पर अधिकारों का हनन हो रहा है,
तो जो वो है हमारी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका वहाँ पे आदेश देकर सरकार को उनको सॉल्व करवाती तुरंत, लेकिन इमरजेंसी टाइम पीरियड में नहीं करवा सकते। तो इस तरीके से उसकी स्वतंत्रता पर एक तरीके से पाबंदी लगी ना, समझ रहे हो। तो देखो मेन पॉइंट तो वही था। अब इसमें जो लिखा है अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से चीज़ें कर भी सकते हैं ना। और मतलब कोई पर्टिकुलर कोई कानून ही पास कर दे प्रेसिडेंट, और कुछ ऐसे मतलब न्यायालय पर पाबंदी लगा दे, तो एक वो वैसे नकारात्मक सिद्धांत में कन्वर्ट हो सकता है ना। तो यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहा है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आया ना, बस, और कोई नहीं। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिख कर पूछ सकते हैं, और क्या। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन और नहीं। चलो ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइनें, उपयुक्त आलोचनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माता राष्ट्रीय सुरक्षा को नागरिकों की स्वतंत्रताओं और अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति को अधिक शक्तियाँ प्रदान की। मतलब क्या, जो हमारे वो थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे, जिन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया, वो चाहते थे वो क्या, देखो एक अगर हम पूरा देश क्या है, पूरे देश, जो एक देश होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पूरे देश के लोगों से। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई पूरा देश सबसे ऊपर है। अगर हम 10 लोगों की बात करें, 10 लोगों के अधिकार की बात करें, और भाई अधिकार तो सबके बराबर है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई जो देश है वो सबसे बड़ा है। अगर जैसे होता है कि भाई अगर एक हम ऐसी एग्जांपल ले लें कि भाई एक तरफ एक मनुष्य की जान है, एक तरफ हजारों मनुष्यों की जान है, समझ रहे हो। तो उस टाइम पर क्या करा जाए, एक मनुष्य को बचाया जाए या उन हजार लोगों को बचाया जाए। तो ये एक मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई तो जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने देश को ज़्यादा प्रेफरेंस दी एज़ कम्पेयर टू एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स की बजाय, ठीक है, क्योंकि एक का अधिकार एक की वजह से पूरे देश को वो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे एक तरीके से वो चीज़ है, लेकिन ये खैर 1000 लोगों के लिए हम एक की भी जान नहीं ले सकते, वो भी एक तरीके से गलत ही होते हैं। तो उसके राइट्स का क्या होगा अगर हम उनकी जान ले लें। चलो वो अलग मैटर हो जाता है। आपको पॉइंट्स क्लियर हुए अगर आपके सिलेबस से रिलेटेड है तो वो ज़्यादा बेटर होगा। चलो ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं क्या है ये। अभी देखो इतना तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये जो ये दे रखा है ना नीचे का, ये इसी से रिलेटेड है, इसी का ही रिलेटेड पॉइंट है कि अगर हम पूरे देश को प्रेफरेंस ना देकर एक इंडिविजुअल को देते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और अगर हम केंद्र की शक्तियाँ ज़्यादा हैं तो क्यों केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी हुई हैं, ये यहाँ पर ये जस्टिफिकेशन ऑफ इमरजेंसी पावर्स, कि भाई उनका जस्टिफाई करा गया है कि भाई क्यों सही है वो चीज़, इमरजेंसी अगर लागू होती है और देश जो केंद्र सरकार है उसको ज़्यादा पावर्स हैं, वो क्यों है। वो फर्स्ट तो ये कि फर्स्ट पॉइंट है कि भाई हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, ऐतिहासिक अनुभव क्या होता है, पीछे की जो चीज़ें हुई हैं उनसे देखना। तो यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जब इमरजेंसी पहले कभी भी देश में इमरजेंसी लगी है ना, मतलब इमरजेंसी लगी मतलब क्या, जब भी देश में जो केंद्र सरकार कमज़ोर पड़ी है तब देश को नुकसान ही हुआ। जैसे अगर हम राजा महाराजाओं की बात करें, जब भी जो हमारा जो टॉप लेवल का जो पूरे देश का क्या एम्पायर है जो, या वही सम्राट है या कोई राजा है, अगर वो कमज़ोर पड़ा है तो पूरा देश दूसरों के हाथों में चला गया, समझ रहे हो। दूसरों ने तुरंत कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से वो एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हो गया ना कि जब भी केंद्र कमज़ोर होगी तो फिर देश खतरे में आ जाएगा। तो इसलिए केंद्र को ज़्यादा पावर दी गई। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भार केंद्र सरकार पर है। नेशनल सिक्योरिटी डिपेंड्स अपॉन द फेडरल गवर्नमेंट। मतलब जो ये है, मतलब जो देश की सुरक्षा का जो भार होता है, अगर हम बात करें जो हमारे बॉर्डर्स होते हैं, बॉर्डर्स पे जो सेनाएं होती हैं, वो उसका जो रख रखाव है, उनका जो मेंटेनेंस है, वो कौन करता है, केंद्र सरकार करती है ना।
अगर आप जैसे न्यूज़ वगैरह कभी दिवाली पे आप देखते होंगे तो मोदी जी है कहाँ जाते हैं, हमेशा उनके साथ बॉर्डर्स पे जाके उनके जो हमारे सैनिक हैं उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। समझ रहे हो? क्या आपने कभी वैसे सुना है कि भाई किसी पर्टिकुलर स्टेट का जो वो है, कौन पर्टिकुलर स्टेट का मुख्यमंत्री है वो जाके बॉर्डर पे ये कर रहा है वो कर रहा है, और वैसे भी जो सारी मेंटेनेंस है वैसे भी एक्चुअल में हमारा जो केंद्र सरकार है वही करती है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई जो देश की सुरक्षा का काम है, दायित्व है, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसके ऊपर है? वो केंद्र सरकार के ऊपर है। दैट्स वाई ही हैव द या इट हैव द मोर पावर्स दैन द अदर स्टेट्स एंड स्मॉल स्टेट्स। ओके, तो इसलिए ये ठीक रहता है कि केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर्स होती हैं वहाँ पर इमरजेंसी टाइम पीरियड में। थर्ड वन क्या कहते हैं, महाभियोग, इम्पीचमेंट का क्या कहता है? देखो, यदि राष्ट्रपति एक निरंकुश या वास्तविक शासन बनने का प्रयास करेगा, मीन्स क्या, अगर कुछ पावर्स लिमिटेशंस हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको भले ही इमरजेंसी टाइम पीरियड्स के लिए इतनी सारी पावर, दुनिया भर की पावर दी हुई हैं, बट उन पर कुछ लिमिटेशंस भी लगाई हुई हैं। अगर जो ये प्रेसिडेंट है अगर क्या करे, अगर मतलब वैसे टायरेंट बनने की कोशिश करे, तानाशाही बनने की कोशिश करे, गलत करने की कोशिश करे, तो एक प्रक्रिया, ये इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शामिल है ना, महाभियोग की प्रक्रिया हमारे संविधान में दी हुई है। उसके जरिए हटाया जा सकता है, उन्हें तुरंत हटाया जा सकता है। तुरंत तो मतलब जो भी प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसे हटाया जा सकता है। तो इस तरीके से उसको भी एक डर रहता है ना, तो वो गलत नहीं करता जो प्रेसिडेंट होता है। ओके, तो उसे भी वो ना चाहते हुए भी सारी जो चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही उसे करनी पड़ती हैं, करता नहीं है, करनी पड़ती हैं उसे। तो इस तरीके से, इसलिए कि ज़्यादा वो नहीं होता, क्या नहीं होता, ज़्यादा खतरे नहीं होते देश को, अगर केंद्र सरकार कुछ पावर्स भी वैसे दी जाती। तो इमरजेंसी टाइम पीरियड अगर होता भी है देश में तो ज़्यादा खतरा नहीं होता, क्योंकि इस तरीके ये सारी चीज़ें नहीं होती। फोर्थ वन क्या कहते हैं, राष्ट्रपति एक संवैधानिक मुखिया है, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। क्या कहते हैं, चलो इसको देख भारत में इंग्लैंड की भांति संसदीय प्रणाली अपनाई गई है तथा भारत का राष्ट्रपति एक संवैधानिक मुखिया है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल की सलाह से ही शासन के कार्य का संचालन करना होता है। व्यवहारिक मीन्स प्रैक्टिकल रूप में ऐसा कोई अवसर पैदा हो कि नहीं। देखो क्या है इसमें, सिंपली क्या कहते हैं, संवैधानिक मुखिया के क्या मतलब भाई, वैसे तो ही इज अ हेड ऑफ द कंट्री। जो भी प्रेसिडेंट होता है ना, जो राष्ट्रपति होता है, वो देश का मुखिया माना जाता है। अगर आपको ना पता हो तो अब आपको पता चल गया होगा, सही बात है ना। हाँ, देखो, तो जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, वो क्या होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली मीन्स संवैधानिक रूप से पूरे देश का मुखिया माना जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब हेड ऑफ द स्टेट का मतलब यहाँ पे कि हेड ऑफ द कंट्री कौन है, वो प्रेसिडेंट होता है। और अगर हम वैसे बात करें, सुरक्षा वाले जो वो होते हैं, हमारी जो सेनाएं होती हैं, उनका हेड कौन है, उनका हेड भी प्रेसिडेंट है। समझ रही हो कि वो भी तो टॉप लेवल तक की मिनिस्ट्री में होती है ना चीज़ें, तो उसका हेड भी यही माना जाता है। तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई संवैधानिक मुखिया तो है, हेड ऑफ द स्टेट तो है, बट एनीथिंग जो वो करता है उसके लिए उसे क्या करना होता है कि भाई जो वो है मंत्रिमंडल है उससे अलाउंस लेनी पड़ती है। वो उससे क्या करता है, सलाह लेता है। अलाउंस मतलब होता है परमिशन लेना, लेकिन उससे क्या लेता है, सलाह लेता है। पहले डिस्कस करता है कि ऐसा करना है, ये करना है, क्यों करना है, जो भी अपनी आपसी बातें होती हैं वो पहले डिस्कस करते हैं। ओनली देन ही डू एनीथिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, आपको ये अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा ना। अगर ना क्लियर हुआ हो तो कमेंट कर सकते हो, और क्या मैं कितनी बार बोलूँगा आप लोगों का। चलो ठीक है, फिफ्थ वन की बात करें। फिफ्थ वन क्या कहता है, संसद की स्वीकृति, अप्रूवल्स ऑफ द पार्लियामेंट। व्हाट इट्स मीन ऑल्सो सिमिलर लाइक द फोर्थ पॉइंट। मतलब जैसे एक लाइन आई थी ना, उससे डिस्कस करता है। किससे डिस्कस करता है, जो
वो है मंत्रिमंडल है उसे डिस्कस करता है। तो सेम यहाँ पे यही कह रहा है कि अलाउंस लेनी पड़ती है। पार्लियामेंट में भी तो यही मंत्रिमंडल के लोग शामिल होते हैं ना। तो यहाँ पे यही कहता है कि भाई अगर अप्रूव्ड करवाना होता है कि भाई किसी भी, अगर मान लो जो ये प्रेसिडेंट है, इन्होंने किसी क्षेत्र पे इमरजेंसी लागू कर दी, किसी सरकार के कहने पे इमरजेंसी लागू कर दी, लेकिन इमरजेंसी लागू कर दी अभी जब हम उनकी वो पावर्स को पढ़ रहे थे, कौन सी पावर्स को, इमरजेंसी पावर्स को पढ़ रहे थे, या 352 या 356 या 360 की जो पावर्स पढ़ रहे थे, उनमें हमने क्या देखा, जो लास्ट में इफेक्ट्स वगैरह जो चीज़ें थी, नहीं इफेक्ट वाली नहीं, जो स्टार्टिंग की जो चीज़ें थी उसमें हमने क्या देखा था, उनमें हमने ये भी तो देखा था ना कि भाई अगर तो उसको 2 महीने के अंदर अंदर क्या करना होता है, वो जो भी जो इमरजेंसी लागू करी है उसको अप्रूव करवाना होता है संसद में पेश करके उसको ठप्पे लगवाने होते हैं भाई ठप्पा लगाओ इसमें। तो इस तरीके की उसे अप्रूव करवाना होता है कि भाई हाँ इमरजेंसी लागू है, ये ठीक है, उस टाइम पर जहाँ पर लगी हुई है, जिस जगह में लगी हुई है, तो वो ठीक है, तो उसे अप्रूव्ड करवाना होता है। तो इस तरीके से वो गलत भी नहीं कर सकता ना, कि भाई ऐसे भी नहीं कर सकता कहीं भी लगा दी अपनी मर्जी से और वो इमरजेंसी चले जा रही है, कुछ वही नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है, नहीं ना, उसको लिमिटेशन हो गई ना कि भाई उसको वो करता है। इस तरीके से इमरजेंसी ठीक रहते हैं और पावर भी ठीक है, समझ रहे हो ना, जस्टिफिकेशन कर दिया है उसका इमरजेंसी पावर्स का, कि इमरजेंसी अगर पावर दी भी हुई है तो वो ठीक है, उन पर वो कोई गलत पावर्स नहीं है, वो कहने की कोशिश है सारे पॉइंट्स में। समझ में आ गया ना। 5th पॉइंट भी आपको अब आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाना है। ओके, 6th पॉइंट की बात करें, मौलिक अधिकारों से देश की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यस, ये हुआ ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट ही तो है ना, अभी हमने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया था ना वो पास्ट का ऐतिहासिक एक्सपीरियंस। तो वही चीज़ भाई, अगर हम वही बात करें, अगर हम पर्टिकुलर किसी आप अपने परिवार को देखिए, अपने परिवार में, परिवार को मैं अपने, चलो ठीक है अपना क्यों लेते हैं, वैसे सब आप देखते होंगे, आपने ऑब्जर्व करा होगा, भले ही अपने परिवार में या किसी दूसरे परिवार में कहीं पे भी ये करा होगा ना कि भाई जो हेड ऑफ द हाउस होता है, मतलब कोई भी, अगर हम कोई भी हो सकता है, हाँ, शी कैन, ही कैन, लेडी कैन, जेंट्स कैन, हाँ कोई भी हो सकता है, फादर होते हैं या मदर होते हैं, हेड होते हैं ना। तो अगर भाई देखो, अगर हेड कहीं चले जाते हैं तो घर में किस तरीके का माहौल रहता है, आपने कभी वैसे ही ऑब्जर्व करा होगा ना। जो देखो वो क्या काम करते हैं, वो पूरे परिवार को जोड़ कर रखते हैं। अब जैसे ही वो होते हैं, मतलब चले जाते हैं कहीं, तो फिर क्या होता है घर में, चलो ठीक है वो एक गलत चीज़ हो जाता है। चलो ठीक है, अगर कभी हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, मतलब हेड ऑफ द स्टेट ने हेड ऑफ द हाउस हैं, अगर वो कभी नहीं रहते तो क्या होने लग जाता है, दरारें पड़ने लग जाती हैं, घर बंटने लग जाता है। तो सब परिवारों की हम बात नहीं कर सकते यहाँ पे कि सारे परिवार ही टूट जाते हैं, सब में बंटवारा की जो चीज़ें वो हो जाती हैं, लेकिन कुछ परिवारों को छोड़कर, हम तो कुछ की बात करें, मतलब कुछ परिवारों को छोड़कर सब में आजकल आप देखोगे तो हर जगह ये चीज़ें हैं, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। ये क्या, मतलब आपको मतलब बचपन से पाल के बड़ा करते हैं और फिर बस झट से अलग हो गए अपनी छोटी मोटी स्वार्थी चीज़ों के लिए, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो वो भी तो कर दो ना, बैक करो, अगर जितना प्यार उन्होंने दिया है उसको बैक करो, वापस देने की कोशिश करो, ट्राई तो करो। खैर दे नहीं सकते बट ट्राई तो कर ही सकते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जब हेड जो होता है, जब अगर केंद्र सरकार कमज़ोर होती है तो पूरा देश ही खतरे में आ जाता है, तो उसकी वजह से ये पावर्स ठीक है। ओके, मतलब इमरजेंसी टाइम पीरियड में जो भी चीज़ें होती हैं वो ठीक है, ये कहने की कोशिश है सारे पॉइंट्स में, आप समझ रहे होंगे। इमरजेंसी ठीक है, अगर इमरजेंसी टाइम पीरियड में जो चीज़ें करी जाती हैं, शक्ति दी जाती है केंद्र को या प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स हैं, जो भी करा जाता है वो ठीक है, वो जस्टिफाई करने की कोशिश की हुई है यहाँ पर। ओके, और प्लस 7th वन क्या है, वित्तीय संकटकालीन शक्तियों का होना आवश्यक है। वित्तीय संकटकालीन शक्तियों का
होना आवश्यक है। मीन्स जो वित्तीय जो वो है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी जिस टाइम पर लगती है, उस टाइम पर जो क्या क्या पावर्स एक्टिवेट होंगी, क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो जो चीज़ें हैं वो क्या है, वो सही है। यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो भी चीज़ें उसमें दी गई हैं कि भाई प्रेसिडेंट ये कर सकता है, पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंट को ये करना है, कैसे करना है, वो जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे वो हमने कॉन्टीजेंसी फंड पढ़ा था ना कि भाई उसमें कटौती वहाँ से दे सकता है किसी को भी निकाल कर, लेकिन उसका बाद में अप्रूवल भी करवाना होगा। और वो कर सकता है, कटौती कर सकता है। किस में कटौती कर सकता है? जो भी हमारे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए या जुडिशरी जो होते हैं ना, कौन कोर्ट्स में कौन होते हैं? हम बताओ कौन होते हैं कोर्ट्स में? जजेस होते हैं, जजेस लॉयर्स, तो उनकी जो सैलरी है उसमें भी कटौती कर सकता है। नेता हो गए, पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं, उनकी कटौती, उनके पैसों में भी कटौती कर सकता है, उन्हें जो फैसिलिटीज़ दी होती हैं। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो ठीक होती हैं। तो अभी देखो हमने ये सारी चीज़ें A to Z पढ़ी हैं प्रेसिडेंट के बारे में। अब यहाँ पे आप देखोगे भी, अगर आपके पास बुक है, नहीं तो अगर आप ऐसे नॉर्मली आप सिर्फ जानने के लिए सुन रहे थे तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलो ठीक है, अगर अभी इसमें देखें तो अब क्या होगा, अब इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं रह जाती, बस यही मेन चीज़ थी इसकी अगर बात करें। अब तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देख लेंगे भारत का उपराष्ट्रपति। चलो फिर देख ही लेते हैं। इसका ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा, इसका बस थोड़ा बहुत दे रखा। भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसकी तो सबसे पहली लाइन है वो इम्पोर्टेंट है, आपको वो थोड़ी ध्यान में रखनी है। क्या? जो आर्टिकल 63 है, 63 है, अनुच्छेद 63 है, वो देता है कि इसको मतलब वो हमारे संविधान में ये चीज़ लिखी हुई है कि अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की व्यवस्था करी गई है, जो क्या करेगा, जिसका क्या काम होगा, राष्ट्रपति की हेल्प के लिए। समझ रहे हो? तो बस ये चीज़ है। चलो ठीक है, अभी देखो ये क्या दे रखा है। अभी फर्स्ट लाइन तो यही होगी, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत व्यवस्था करी गई है उपराष्ट्रपति की संविधान में। और देखो उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा ही संयुक्त रूप से किया जाता है। जो राष्ट्रपति होते हैं इसलिए जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे, राष्ट्रपति का जो चुनाव है, मतलब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को जो हमारे जीत के आए हैं, कोई भी पार्लियामेंटेरियन है, उसको क्या करना है, उसको राष्ट्रपति बनाना है। तो क्या व्यवस्था होती है उसमें, जो हमारे ये जो संसद होती है, संसद के दोनों सदन, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य सारे भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और साथ में राज्य जो होते हैं ना, स्टेट होते हैं, राज्यों के विधान जो वो होते हैं, राज्यों के भी जो लोग होते हैं, राज्य के विधान पालिकाओं वाले जो लोग होते हैं, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं होता। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद के सिर्फ दोनों सदन ही आपस में कर लेते हैं। लेकिन एक एक वो होता है ना, अनुपात होता है कि भाई इतने वोट हैं तो ये जीत गया, इतने वोट हैं तो वो जीत गया है, ऐसा सिस्टम होता है। ठीक है। और इसका जो मुख्य काम अगर बोलें तो वो क्या करता है, आपने कभी अगर टीवी में वो देखा हो, सदन वदन की, वो लोकसभा या राज्यसभा की उनकी बैठकें देखी हो, जहाँ पे नेता चिल्लाते रहते हैं और वो जो स्पीकर होते हैं वो कहते हैं शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। वे अपनी मस्ती में चिल्लाते रहते हैं पागलों की तरह। खैर नहीं बोलना, पागल नहीं बोलना चाहिए, हमारे आखिरकार चुना हुए तो हमारे द्वारा ही गया उन्हें। तो हाँ, तो उनको आपने देखा होगा। ठीक है, तो आपने वो स्पीकर देखे हैं। देखो लोकसभा हो गई, लोकसभा के स्पीकर होते हैं आज के टाइम पे ओम बिरला है। ओम बिरला, हाँ ओम बिरला ही है। अगर हम कौन सी ईयर की बात करें, ये ईयर है 2021, समझ रहे हो, 2021 में ओम बिरला है। अगर हम वहीं पर बात करें उसकी राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं ना, वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं।
मेन पॉइंट है, ठीक है, समझ रहे हो कौन होते हैं। अगर हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा के जो स्पीकर हैं वो हमेशा उपराष्ट्रपति ही होते हैं, वेंकैया नायडू हैं, समझ रहे हो। राष्ट्रपति कौन है हमारे, रामनाथ कोविंद, और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू राज्यसभा के, राज्यसभा है होती है ना, लोकसभा राज्यसभा, तो राज्यसभा के स्पीकर हैं। तो उनका काम मेन तो वही काम होता है, लेकिन जिस टाइम पर वो नहीं होते, कौन नहीं होते, जिस टाइम पर क्या नहीं होते, ये जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति नहीं होते, तो उस टाइम पर जो उपराष्ट्रपति हैं वो उनका काम संभालते हैं। ओके, बस यही इनका ज़्यादा क्षेत्राधिकार नहीं, ज़्यादा पावर्स, बहुत ज़्यादा पावर्स भी नहीं दी हुई इन्हें, नॉर्मल है। ओके, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, योग्यताएं, मतलब कैसा होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का रहने वाला होना चाहिए, उसको ही उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, और किसी को नहीं। बाहर से आके कोई यहाँ बसा हुआ है उसको नहीं बना सकते। बाहर से का मतलब फॉरेन कंट्रीज से। ओके, सेकेंड वन, उसकी जो एज है वो 35 तो होनी चाहिए कम से कम, 35 से कम नहीं होनी चाहिए, 35 के अभाव ही होनी चाहिए अगर उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, ठीक है। थर्ड वन की बात करें, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जो पावर्स, जो क्वालिफिकेशंस राज्यसभा के लिए निश्चित करी गई है ना, कि भाई राज्यसभा में ये लोग आ सकते हैं, लेकिन उनके पास क्या क्या होना चाहिए, ये पावर्स होनी चाहिए। तो ये मतलब पावर्स का मतलब ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए उनमें। तो राज्यसभा की जो क्वालिटीज़ निश्चित करी गई हैं वो ही वही उपराष्ट्रपति को भी फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। अगर वो उन सारी पावर्स को फुलफ़िल करता है तभी वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। ओके, फोर्थ वन क्या कहते हैं, ये किसी भी लाभ पद पर ना हो। लाभ पद पर मतलब क्या, वो एक समय पर दो राजनीतिक चीज़ें ना कर रहा हो। हाँ, जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति बन रहा है, राष्ट्रपति का पद उसे पहले छोड़ना पड़ेगा, ओनली देन ही कैन बी उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट। ओके, राज्यसभा या सॉरी राज्यपाल या मंत्री, ये सब का पद नहीं होना चाहिए उसके पास। अगर राष्ट्रपति के लिए या उपराष्ट्रपति के लिए अप्लाई कर रहा है ना, तो उसे क्या करना होता है, उसे वो जो पिछली जो पहले जो जिस सीट पर है, जो मतलब जिस पद पर है उसको वो छोड़ना पड़ेगा। ओके, ये बात बोली जाती है, नहीं तो वो तो डबल डबल पैसा डबल डबल लाभ कमाएगा, देश को डबल तरीके से लूटेगा। अगर गलत इंसान हुआ तो अच्छे तो नहीं करते। चलो ठीक है, और फिफ्थ वन क्या कहते हैं, वह संसद अथवा विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। तो वही ना, कि जैसे वही यहाँ पे फोर्थ को ही एक्सप्लेन करा हुआ है कि भाई वो क्या नहीं होना चाहिए, संसद का या विधानमंडल का कोई अन्य मंत्री नहीं होना चाहिए, या उस पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस वही है और कुछ नहीं है, पे आप देखोगे तो आ जाएगा। विधानमंडल क्या होते हैं, वही तो होते हैं ना, संसद के जो लोग होते हैं वो मिलकर विधानमंडल बनाते हैं। जैसे सरकार कहते हैं, सरकार किसे कहते हैं, सरकार या कार्यपालिका किसे कहते हैं, यही प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिमंडली है, हाँ, उसी को बोलते हैं कार्यपालिका। चलो ठीक है, सिक्स्थ वन क्या हो गया, हाँ सिक्स्थ वन क्या कहता है, इन योग्यताओं के अलावा यह भी अनिवार्य है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का नाम, देखो कोई भी व्यक्ति चुनाव में तो खड़ा हो गया, अगर उसे एक व्यक्ति कोई भी सपोर्ट ना करे वो तो खड़ा हुआ और मैं समझिए। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति खड़ा भी हो रहा है, अगर वो उपराष्ट्रपति बनने में इंटरेस्टेड है, अगर खड़ा हो रहा है, तो 20 लोग उसके सपोर्टर होने चाहिए, कि भाई 20 लोग ऐसा बोले कि हाँ ये हम इसको ही वोट देंगे, एक तरीके से ये बात, कि भाई 20 लोग कहें कि हाँ भाई हम इसको ही वोट देंगे। तो ये निश्चित करा गया कि 20 लोग तो कम से कम बोले कि हाँ ये व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने के काबिल है, कम से कम है ये, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से करोड़ों कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और 7th पॉइंट कहता है कि भाई अगर कोई उपराष्ट्रपति बन रहा है तो उसे क्या करना होगा, उसे है ना 15,000 रुपये जमा करवाने होंगे। और ये देखो ये ना ये है ओल्ड एडिशन की बुक, तो इसमें कुछ जो टर्म्स हैं वो अलग हो सकती हैं, तो आप इस चीज़ को न्यू बुक्स वगैरह जो होती हैं उनसे मैच भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसी नॉर्मली विदाउट आप बुक से रिलेटेड चीज़ें ना पढ़ के ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो आप गूगल जी हैं, आप वहाँ पे जाइए, उनको टाइप करिए, उनसे पूछिए, तो वो आपको
अगर उन्हें जानकारी होगी तो वो आपको बताएंगे, ठीक है। अगर फ़ोन यूज़ करते हो तो, फ़ोन यूज़ करते होंगे क्योंकि फ़ोन में देख रहे होंगे ना, छोटे फ़ोन में थोड़ी ना देख रहे होंगे, नोकिया वाले में पहले होता था। चलो ठीक है, 15,000 रुपये उसे जमा करवाने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई क्वालिफिकेशंस पढ़ ली हमने। उपराष्ट्रपति के थोड़ा सा काम पढ़ लिया, क्या, एक तो राज्यसभा का स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्षता का काम होता है उनका, और जब वो अनप्रेजेंस में, जब वो हमारे वो नहीं होते, जो प्रेसिडेंट है वो प्रेजेंट नहीं है, वो है नहीं, तो उस टाइम पर उपराष्ट्रपति सारे काम करते हैं, राष्ट्रपति वाले। तो बस ये 2 तरीके की पावर्स हैं बस। और यहाँ पे क्या लिखा है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति 13वां कार्यकाल का चुनाव, जब यहाँ पे ये ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो मैं वहाँ से निकालती हूँ जहाँ से थोड़ा आपको के लिए काम की बात है। ये ऐसी चीज़ें आप मतलब खैर कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होता इस तरह की चीज़ों में कि भाई चुनाव हुआ फिर उसमें क्या हुआ, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कह सकते कोई, मतलब इंटरेस्ट लेने वाले लोग लेते भी हैं इनको, काफ़ी लोगों को ये चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। अगर पढ़ें तो इम्पोर्टेंट चीज़ें भी इसमें लिख लेंगे हम, ऐसे नहीं कि इसको भाई लिखा है तो कुछ तो इसका महत्व होगा ना, ऐसी थोड़ी ना कुछ भी लिख दिया। तो इसलिए किसी को भी हमें वो नहीं, आपने डायलॉग सुनोगे, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ, साधारण चीज़, साधारण लिखावट। अवधि, अच्छा ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट लिख लेगा अवधि का। अवधि क्या मतलब, टाइम पीरियड, कब से कब तक, 5 साल के लिए वो चुना जाता है, ठीक है। 5 साल के बाद दोबारा चुनाव होते हैं। और अगर उसे हटाना है, हटाना मतलब कुछ गलत कर दिया उसने, तो अगर प्रेसिडेंट जी को अगर हटाना है तो क्या करना होगा, 14 डेज़ पहले उनको एक नोटिस भेजना है कि भाई हम महाभियोग की प्रक्रिया चला रहे हैं। बस राज्यसभा वह प्रस्ताव कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से पास कर दे तो यह प्रस्ताव लोकसभा को भेज दिया जाएगा। देखो जो सबसे पहले यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो भी प्रस्ताव पास करा जाता है वो कहाँ पे करा जाता है, लोकसभा में। वाई, बिकॉज द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द मेंबर ऑफ, वाई वहाँ का हो गया ना, राज्यसभा का हो गया, अपर हाउस, दैट्स वाई। ओके, 14 डेज पहले 14 दिन पहले नोटिस भेजा जाता है कि भाई हम महाभियोग की प्रक्रिया चला रहे हैं, और फिर प्रस्ताव पास करा जाता है राज्यसभा में पास हो जाता है कि हाँ भाई उपराष्ट्रपति को हटाना है। फिर पास हो गया तो फिर वो बिल कहाँ चला जाता है, राज्य उसमें लोकसभा में जाता है, लोकसभा भी अप्रूवल कर देती है तो प्रेसिडेंट हट जाते हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट अपने पद से हट जाते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है मेन, और आप पढ़ोगे तो आपको और न्यू जानकारियाँ मिलेंगी। ये एक रियलिटी है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को बार बार पढ़ते हैं ना, हर बार नई चीज़ निकल के आती है, अगर हम इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो। ओके चलो हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेतन तथा भत्ते, सैलरी एंड अलावेंसेस। क्या होते हैं सैलरी अलावेंसेस, मतलब कितनी सैलरी हो सकती है, यहाँ पे दे रखा है। देखो अभी ये जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि ये ओल्ड एडिशन की बुक है, तो इसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है, और आज के टाइम पर एट द पॉइंट क्या है वो आप सर्च कर कर पता लगा सकते हैं। नहीं तो न्यू एडिशन की जो बुक है आप उसमें देख सकते हैं, और मुझे भी बता सकते हैं कमेंट करके। ओके, मुझे भी पता चले ना कि भाई अगर हम कुछ बता रहे हैं और हमें कुछ बता रहा है तो हमें भी तो हक है ना आप लोगों से पढ़ने का, आप लोगों से चीज़ें सीखने का। तो बस वही है, तो आप भी शेयर किया कीजिए कमेंट करके। देखो अभी तो आप देख नहीं रहोगे, जब मैं ये वीडियो बना के डालूंगी ना तो कोई नहीं देख रहा क्योंकि आजकल की दुनिया ही ऐसी है, तो नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी मटेरियल। आज अभी देखो वायरल्स वगैरह जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, गाने वाने की चीज़ें हो गई, डांस की चीज़ें हो गई, खाने वाली चीज़ें हो गई, वो सब चीज़ें बहुत फेमस होती हैं। पढ़ाई थोड़ा पढ़ाई की उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अब थोड़ी कम हो गई है, लेकिन नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते भी। ओके, तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट पर जब भी आप इसको देख रहे हो। मुझे नहीं पता कब देखोगे, कब देख रहे हो, अगर थोड़ा बहुत भी सीख रहे हो तो आप
हमें भी सिखाइए। ओके, और अगर थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ये सब करें। चलो आपकी मर्जी, डिपेंड ऑन यू। इफ़ यू लाइक इट तो यू कैन कमेंट, यू कैन शेयर, यू कैन सब्सक्राइब, आई कांट फोर्स। ओके, वेतन भत्ते वही 1.5 लाख का दे रखा है कि प्रति माह 1.5 लाख दिया जाता है। फिर बाद में 50%, फिर पेंशन भी की भी चीज़ें दी हुई हैं। पेंशन वगैरह भी बहुत सारी चीज़ दी जाते हैं। उन्हें घर भी प्रोवाइड करवाया जाता है। और फिर रिटायरमेंट वाली जो चीज़ होती है, रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारी चीज़ें इन्हें फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। ओके, हाँ, तो आप ये वाली चीज़ आप न्यू एडिशन से जान सकते हैं। इसमें अगर मैं इसको पढ़ाऊँ भी तो फिर ज़्यादा वो नहीं रह जाएगा, है ना। और ये दे रखे सक्सेसर, उपाधिकार, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात, मतलब वैन ही वॉज रिटायर्ड ना, वैन ही रिटायर्ड, वॉज नहीं बोलेंगे, वैन ही रिटायर्ड, समाप्त होने के पश्चात भी नए उपराष्ट्रपति द्वारा पद संभालने तक वह अपने पद पर बना रहता है। मतलब कि अगर 5 साल पूरे हो गए, उसको रिटायर होना है या उसे हटना है उस पद से, तो फिर जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता, ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं आते, तब तक वो उसी पद पर रहता है, उस शक्तियों का यूज़ करता रहता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद, ये भी वही, अभी हमने चुनाव का पढ़ लिया था ना थोड़ा सा, तो वही है। अब इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, अगर ठीक है। अभी यहाँ पे है क्या दे रखे, यहाँ पे दे रखे पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में। हाँ, जब राष्ट्रपति नहीं होते तो वो, जब राष्ट्रपति नहीं होते तो उपराष्ट्रपति उस सब चीज़ों को संभालते हैं। कई बार क्या हुआ, हमारे इंडिया में भी ऐसा हुआ है कि भाई कई बार क्या हुआ कि जो राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति की डेथ हो गई बीच में, या राष्ट्रपति किसी इमरजेंसी पीरियड से उन्होंने हट ही गए, पद से हट गए, इस्तीफा दे दिया उन्हें राष्ट्रपति के पद से, तो उस टाइम पीरियड पर क्या होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो उनका सारा काम संभालते हैं। ही वर्क्स एज अ प्रेसिडेंट, हो गया ना, लाइन कंप्लीट। वही मीन है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, राज्यसभा के सदस्य के रूप में, सॉरी अध्यक्ष के रूप में। अभी हमने पढ़ा था ना, ये चीज़ मैंने अभी एक्सप्लेन करी थी। एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ही इज द हेड। हाँ, वो क्या करता है, वो हेड है ना, ही कंट्रोल नहीं बोलेंगे, मतलब वो अध्यक्षता करता है। जब भी कोई भी सदन में जो ये बैठक होती है उसमें राज्यसभा में, तो वो उसका अध्यक्ष होता है, वो उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो वो अभी चलो देख लेते हैं। वह राज्यसभा के अधिवेशन में सभापतित्व करता है, वही सभा का पति होता है। सभा मतलब जो वो है, राज्यसभा है, राज्यसभा के जो सारे सदस्य हैं उनका वो है, मंत्री होता है एक तरीके से। जैसे आपने कोई पुराना सीरियल वगैरह, पुरानी चीज़ें, वैसे पुराना नहीं बोलेंगे, सारी चीज़ें अपनी चीज़ें नहीं होती। अगर हम वैसी चीज़ें देखें, राजा महाराजा वाली अगर कोई सीरियल देखा होगा या कोई फिल्म देखी होगी, तो उसमें सेनापति होता है ना, ऐसे ये राज्यसभापति होता है, उनके सभी सदस्यों का, सेना का। चलो सेकंड पॉइंट, राज्यसभा में कानून क्या है, राज्यसभा में कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। भाई जब अध्यक्ष है तो जिम्मेदारी तो थोड़ी सी हो गई ना। अब टीचर है, क्लास का टीचर तो है, तो उसकी ये भी तो थोड़ी जिम्मेदारी होती है ना कि वो थोड़ी सी वो रखे, शांत रखे क्लास को। बच्चे हुड़दंग मचा रहे हैं, शोर पे शोर करे जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उसकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि उसको शांत रखे, क्लास को मेंटेन करके रखे। तो यहाँ पे वही है कि भाई अध्यक्ष हैं तो थोड़ा सा शांति तो रखनी पड़ेगी, उसको मेंटेन तो करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, वह सदस्यों को बोलने की आज्ञा देता है। ही अलाउ द पीपल्स, कि भाई आप बोल दिए श्रीमान, सारी कक्षाओं के लोग, सारे राज्यसभा के लोग कृपया करके शांत हो जाइए, आप श्रीमान ये फलाना जी बोलेंगे। अब आप चुप हो जाइए, श्रीमान ढिकाना जी बोलेंगे, दूसरे बोलेंगे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से बोलने की परमिशन देते हैं। फोर्थ वन, उपराष्ट्रपति को साधारणतः वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसे निर्णायक मत का अधिकार है। व्हाट इज द कास्टिंग वोट? देखो, ही हैव
नॉट द राइट। उसे ना वोट डालने का अधिकार नहीं। अगर राज्यसभा में कोई फैसला लिया जा रहा है ना, तो उस फैसले पर ये वोट नहीं डालते। लेकिन अगर वो हो जाए कि बराबर पर आ जाए एकदम, इसको 5 मिले तो दूसरे को भी 5 ही मिले, तो इस तरीके की स्थिति में आ जाए, तो उस स्थिति में जो ये हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको एक अलाउंस दिया जाता है कि एक अलाउंस मतलब क्या, एक राइट है कि वो अपना वोट डाल सकते हैं। जिन दोनों में से एक में डालना है, उनकी जो मर्जी है वो डाल सकते हैं। तो इससे एक निर्णय हो जाएगा ना, निर्णय हो जाएगा, एक फैसला हो जाएगा। तो दैट्स वाई ये लिखा है कि निर्णायक वोट देने का अधिकार। निर्णायक मीन्स कास्टिंग वोट, CASTING, कास्टिंग वोट। फिफ्थ, वह किसी भी बिल पर मतदान करा सकता है, गिनती के बाद परिणाम घोषित कर सकता है। क्या मतलब हुआ इसका जी? देखो, इसका सिंपल सा मतलब हुआ, जैसा कि पढ़ के समझ में आ रहा है ना। जैसे कोई बिल है, कोई कानून है, वो किसी भी कानून या बिल पर मत करवा सकता है कि क्या आप सहमत हैं? जो सहमत है इसके पक्ष में वोट डालिए, जो नहीं सहमत है इसके विपक्ष में वोट डालिए, लेकिन वोट डालिए। हाँ, इस तरीके से वो वोटिंग करवा सकता है। या फैसला लेने के लिए कोई बिल मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है कि इसको पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, तो वो बोलेंगे कि भाई इसको वोट डाल दो जी, सारे के सारे सदस्यों जी वोट डाल दो, इसका फैसला करना है। तो वोट डालेंगे, जो ज़्यादा होगा, बहुमत से फैसला लिया जाता है। मेन बात तो ये, ठीक है। तो बहुमत वाला जो फैसला है वो मान्य हो जाता है। 7th वन क्या कहते हैं? वह किसी भी सदस्य को असंसदीय भाषा का प्रयोग करने की मनाही कर सकता है। अब भाई संसद हो, कोई भी ये जो नेता होते हैं, आप सांसद हो तो सांसद की तरह बिहेव करिए ना। आपको एक पर्टिकुलर इतना बड़ा एरिया होता है, सब लोग वोट देकर जिता के भेजते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर भेजते होंगे, तो आप क्या गाली गलौचे होते रहते हैं। आपने कभी अगर देखा हुआ ना, देखा है, मैंने देखा है। जो ये वो होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं के सामने कागज फाड़ फाड़ के, कोई भी बिल होते हैं, बिल फाड़ फाड़ के मुंह पे मार रहे होते हैं दूसरे, जो वो पार्टी वाले जो लोग होते हैं, जो सरकार वाले जो लोग होते हैं, मुंह पे फेंक के मार रहे होते हैं। ये कोई मैनर हुआ? आप इतने पर्टिकुलर एरिया को, इतने बड़े क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर। हाँ, पूरे देश के लोग, मतलब जहाँ से भी चुनकर आए हैं आप, सब आपके क्या कर रहे हैं? सब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप उनके लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उन पर्चियों को फाड़ फाड़ कर फेंक रहे हैं, उड़ा रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। ये चीज़ तो गलत हुई ना। तो अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उस चीज़ को रोक सकता है। रोकने का उसके पास, रोकने का मतलब क्या, मना करने का अधिकार है कि भाई आप ऐसा मत करिए। यू आर द पार्लियामेंटेरियन रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी करिए, क्या बदतमीजी करते हो। ओके, ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है? सहयोगी कार्य, टू प्रोवाइड कॉर्पोरेशन टू द प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के उन कार्यों को भी संपादित करता है जिनके बारे में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से सहयोग की अपेक्षा करता है। मीन्स कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति बोलते हैं कि भाई उपराष्ट्रपति जी, ये थोड़ा सा ऐसे करना है, ऐसे करना है, आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। थोड़ा उपराष्ट्रपति उन हेल्प करते हैं। ओके, निसंदेह उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ नगण्य मात्र है, मतलब ऐसी, मतलब कम है, शक्तियाँ तो हैं, कम है। ओके, अब ये हमने 3 टाइप्स ऑफ पावर्स पढ़ ली, 3 टाइप्स की। हाँ, अब हम क्या देखते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रॉबैक्स रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक कमियाँ, कि भाई क्या क्या कमियाँ दी हुई। कमियाँ मतलब क्या? कोई भी चीज़ होती है उसमें कमियाँ तो दुनिया भर के निकालने वाले लोग होते हैं। अगर चलो ठीक है, हम नहीं, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, और ज़्यादा ही गलत तो नहीं होगा, मतलब ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। जैसे पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं? राष्ट्रपति का ओके, उपराष्ट्रपति का पद व्यर्थ एवं अनावश्यक माना गया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जब, क्योंकि इसकी ज़्यादा पावर्स नहीं है ना, ज़्यादा सहयोग भी नहीं है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ज़्यादा इसकी ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, बट फिर भी दिए हुआ है।
इसलिए इसके निर्वाचन और शक्तियों से संबंधित बातों की स्पष्ट रूप से संवैधानिक रूप से नहीं, इनको सही से नहीं लिखा गया, स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई। अब वेस्ट मानते हैं इस पद को और फिर इसकी व्याख्या फिर नहीं करी, इसीलिए। फर्स्ट वन, उपराष्ट्रपति निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों द्वारा भाग लिया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि लोकसभा एक प्रभावपूर्ण एवं निर्णायक सदन की स्थिति में है और राज्यसभा नहीं, क्योंकि राज्यसभा में संख्या लोकसभा से कम और तथा इसके अतिरिक्त राज्यसभा के पास अपना अध्यक्ष चुनने का भी पूरा अधिकार नहीं है। तो ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा, मतलब कुछ ऐसी मतलब वैसे तो दिया हुआ है कि राज्यसभा लोकसभा पास करेगी, लेकिन अपना जो अध्यक्ष चुनने का अगर वैसे अधिकार बोले तो उस राज्यसभा है। तो यहाँ पे इनकी जो पावर्स है ना वो ज़्यादा डिफाइन नहीं करेगी, तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, अगर हम देखें तो। चलो एक बार फिर भी रीड कर लेते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, कुछ नई चीज़ सीख लें। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन मीन्स जब इलेक्शन होता है, उसे चुना जाता है, तो क्या होता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा भाग लिया जाता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, जबकि लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो लोकसभा एक प्रभावपूर्ण एवं निर्णायक सदन की स्थिति में है, राज्यसभा नहीं। देखो क्यों, देखो जो लोकसभा होती है ना, लोकसभा में ज़्यादा लोग होते हैं, 50 के करीब है, सॉरी 50 के बोल रही हूँ, 500 और कुछ समथिंग है, तो ये ज़्यादा है। और इसमें अगर हम इसकी बात करें तो 250 के करीब है राज्यसभा में। तो अगर किसी उपराष्ट्रपति, किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति डिक्लेयर करना भी है तो वो तो राज्यसभा ही, वो तो लोकसभा ही कर देगी। तो इसलिए यहाँ पर उसके चुनाव में है तो वो अध्यक्ष कहाँ का, या है तो वो अध्यक्ष किसका है, या है तो उपराष्ट्रपति, वैसे माना जाए तो उसका काम क्या है, राज्यसभा की अध्यक्षता करना, लेकिन उसका जो निर्णायक है, मतलब उसका जो चुनाव है वो मुख्य रूप से लोकसभा पर निर्भर कर जाता है। तो लोकसभा ज़्यादा भूमिका हो जाती है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा में संख्या कम है और केवल। उसके बाद क्या, राज्यसभा के पास अपना अध्यक्ष चुनने का भी पूरा अधिकार नहीं, क्योंकि वो अध्यक्ष ही तो होता है ना, मतलब सॉरी अध्यक्ष होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो वो नहीं चुन पाते, वो चीज़ है। यह राज्यसभा की निम्न स्थिति का प्रतीक है, निम्न मतलब कम, कि भाई जो राज्यसभा है वो कमज़ोर है, वो दिखाता है। सेकंड, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संघ के एककों मीन्स राज्य विधान सभाओं की कोई भूमिका नहीं होती। राष्ट्रपति का देखते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो होते हैं राज्य होते हैं, राज्य विधानमंडलों के जो लोग होते हैं वो भी शामिल होते हैं, वो भी चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के में ऐसा नहीं है। यह स्थिति यह समय होती है, उस समय होती है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। ठीक, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा कि भाई अगर जब क्या करो, जब राष्ट्रपति है नहीं, उपराष्ट्रपति काम कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे एक वो कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट होता रहता है ना, कि भाई विधानमंडलों वाले लोगों ने तो भाई इसमें सहयोग किया नहीं था, राष्ट्रपति का तो वही काम होता है, तो वहाँ पे वो चीज़ थोड़ी सी विरोध करने लग जाते हैं इस चीज़। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, थर्ड पॉइंट बोलता है कि उपराष्ट्रपति को पद विमुक्ति करने का प्रावधान भी अत्यधिक सरल है। उसको पद से हटाने के लिए केवल 14 दिन पूर्व ही नोटिस दिया जाता है और राज्यसभा के कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है, जिसमें लोकसभा की सहमति आवश्यक है। मतलब ये कि भाई वैसे तो हमने क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था ना, लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, 40 डेज पहले क्या करना होगा, 14 डेज पहले हमें नोटिस देना पड़ेगा उपराष्ट्रपति को, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं, वास्तव में तो पूरा वही हो जाता है, राज्यसभा ही कर देती है, जो कि सही नहीं है, मतलब बहुत वैसे हो जाता है। फोर्थ क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियों से संपन्न नहीं किया गया, मतलब कुछ ऐसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शक्तियाँ नहीं दी गई जिससे उसकी यूटिलिटी का पता चले, मतलब जिससे इसकी इम्पोर्टेंस का पता चले। ओके, तो ये हुआ हमारा ये वाला चैप्टर समाप्त। कौन सा वाला, 6th चैप्टर
प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर से 7th से स्टार्ट करेंगे इसी बुक का, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। देखो ये बुक बहुत वैसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं भी है ना, तो ये क्या है, ये हमारे अधिकारों को जानने की, भाई हमारा देश चलता कैसे है एक्चुअल में, वो चीज़ें हैं। तो आप अगर नहीं भी हैं तो आप सीख सकते हैं और आप शेयर भी कर सकते हैं। हाँ, चलो ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कमेंट कर कर हमें चीज़ें सिखा सकते हैं, बिकॉज वी हैव द राइट, क्या है, वी हैव ऑल्सो द राइट टू नो द थिंग्स, हाँ, लर्न द थिंग्स बाय यू। ओके, चलो ठीक है, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस। खैर बहुत बड़ा हो गया, पता नहीं आप लोग देख भी रहे होंगे या नहीं देख रहे होंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिन वंस अगेन, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।